दोस्तों नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था उसमें 5 कांग्रेसी हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कुछ दिन तक ये आंख मिचौली का खेल चला। 5 लोगों ने ये कहा कि वो नोटिस का जवाब देंगे। उन्होंने पार्टी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो 5 गद्दार हैं कांग्रेस के, वो खुद ब खुद अपना असली चेहरा है वो लोगों के सामने दिखाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मोहम्मद इजराइल ने भी स्वीकार कर लिया है कि उन्होंने पार्टी के साथ क्रॉस वोटिंग की थी, पार्टी के से इतर होकर वो चले थे दोस्तों। हालांकि उन्होंने चाहे बहाना कुछ भी वो बनाया हो, कुछ ना कुछ तो ये लोग बहाना बनाएंगे। मोहम्मद इजराइल ने कहा कि उन्हें निजी तौर पर जो कैंडिडेट उम्मीदवार करमबीर बौद्ध थे वो पसंद नहीं थे, और भी अपनी राजनीतिक कुछ एक दो बातें बताई। हुड्डा साहब के साथ जो तलखियां थी उनका जिक्र किया। लेकिन आज मोहम्मद इलियास ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है दोस्तों। तो मोहम्मद इजराइल के बाद मोहम्मद जो इलियास हैं, अब उनके रुख को देखकर और जो मुख्यमंत्री के साथ ये सियासी मुलाकात हुई है, इसको देखकर अब आसानी से कह सकते हैं कि 5 में से अब मोहम्मद इलियास दूसरे ऐसे चेहरे हैं जो खुलकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, उन्होंने भी पार्टी के साथ क्रॉस वोटिंग की थी। एक तरीके का इसे अनकंडीशनल कबूलनामा है दोस्तों। इन तस्वीरों को आप कह सकते हैं जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उन्होंने मुलाकात की है दोस्तों। और ये शायद उसके बाद हो रहा है करमबीर बौद्ध को लेकर। जो LOP भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो राहुल गांधी से मिले। उनके साथ में जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं राव नरेंद्र, वो भी साथ में थे। जो प्रदेश प्रभारी हैं BK हरिप्रसाद, वो भी साथ में थे। ना केवल राहुल गांधी से बल्कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी मुलाकात की है। और अब उस मुलाकात की भी कुछ कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हरियाणा के हालातों पर चर्चा हुई है। जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है उस पर चर्चा हुई है, और जो कांग्रेस आला कमान है, हाई कमान है, वो खासा नाराज है उन 5 चेहरों पर। ये उस मीटिंग से है निकलकर सामने आ रहा है। मतलब राहुल गांधी से जो ये लोग मिले हैं, औपचारिक तौर पर यही लोग हैं जो आगे अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे या आला कमान को ये बताएंगे कि क्या एक्शन लेना है। तो उसमें प्रदेश प्रभारी प्रदेश प्रेसिडेंट हो गए और लीडर ऑफ ऑपोजिशन हुड्डा साहब हो गए दोस्तों। औपचारिक तौर पर बड़े चेहरे हैं जो आला कमान से मुलाकात करते हैं इस तरह की बातों पर। तो उसमें आला कमान बेहद सख्त है, और जल्द ही उड़ीसा की तरह हरियाणा में भी इन 4 चेहरों पर, 5 चेहरों पर माफ़ कीजिए, फैसला आ सकता है। और उसी का ये नतीजा है। अब इनमें से धीरे धीरे ये लोग खुद एक तरीके से कबूल करने लगे हैं, उन चीज़ों को स्वीकार करने लगे हैं। और जो वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो उसके लिए राजनीतिक पिच तैयार कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ जनता के सामने कहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मीडिया के सामने है कहना पड़ेगा। रेणु बाला का बयान इसी चीज़ से जोड़कर देखा जा रहा है कि दीपेंद्र ने तो बसपा उम्मीदवार की मदद करने की कोशिश की थी। शैली चौधरी के कुछ बयान हैं, आप देख सकते हैं। रामकिशन साहब ने एकदम से इस्तीफा दे दिया था। तो जर्नैल सिंह की बातें आप सुन सकते हैं कि मुख्यमंत्री बड़े चंगे बंदे सी, वो किस तरह मुख्यमंत्री की तारीफें कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ये लोग पहले से हैं वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों, वो उसमें निकलकर ये सामने आ रही है कि आज़ादी के बाद से अभी तक कभी भी जो ये मेवात वाला एरिया है, जिसमें पुन्हाना हो जाता है, फिरोजपुर झिरका हो जाता है, नूह हो जाता है, और मोहम्मद इजराइल हैं हथीन से, जो ये एरिया हो जाता है ना मेवात का सारा, कभी भी बीजेपी यहाँ से कोई सीट है वो नहीं निकाल पाई है दोस्तों। चाहे पहले संयुक्त पंजाब होता था तब भी नहीं निकाल पाई, उसके बाद हरियाणा अलग हुआ, उसके बाद से कभी भी बीजेपी है इस क्षेत्र में सीट ना निकल पाई। और सीट निकालने के इर्द गिर्द भी उसमें वो कुव्वत कभी दिखाई नहीं दी कि वो यहाँ पर निकाल देगी। ये पहले इनेलो का बहुत मजबूत गढ़ माना जाता था, और मेवाती लोग जो चौटाला साहब के साथ साथ चलते थे। उसके बाद मेवात के लोगों ने रुख किया कांग्रेस की तरफ, चाहे चौधरी भजनलाल हों, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों, अब उनके साथ है राजनीति मेवात के लोगों की जारी रहने लगी। लेकिन ये सवाल ही नहीं उठता था कि यहाँ से बीजेपी भी कभी सीट निकालने की या कोई ऐसा चेहरा है वो शामिल कर लेगी दोस्तों। और वो भाजपा
जिसके बारे में उनके अंधभक्त कहते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी है और उसमें कहीं ना कहीं जो ये माइनॉरिटी वर्ग है या हिंदुओं से इतर आप कह सकते हैं जो मुस्लिम समाज है उसको लेकर खुलेआम तो देखिए कोई पार्टी नहीं कहती, लेकिन भाजपा के बारे में कहा जा सकता है। और योगी आदित्यनाथ जैसे जो पार्टी के पास चेहरे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो चेहरे हैं, उनकी राजनीति का पूरा वजूद ही अगर आप कभी देखेंगे ना तो इस चीज़ों के इर्द गिर्द ही है, वो घूमता हुआ नजर आया था दोस्तों। तो कभी किसी को ये सियासी आकलन भी नहीं था कि भाजपा भी यहाँ पर कभी कोई इस तरह की सेंधमारी है वो कर सकती है। लेकिन अब देखिए मेवात में होगा क्या रहा है। मोहम्मद इजराइल हैं, उनका भी अब कहा जा रहा है कि लगभग ये तय हो चला है कि आगे का सियासी सफर उन्होंने खुद कह दिया कि कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे, वो बीजेपी के साथ जाएंगे। मोहम्मद इलियास की जो ये मुलाकात है इसको भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा सकता है, वो भी कोई गलत नहीं होगा कि वो भी बीजेपी के साथ अपनी सियासी पारी है वो शुरू करेंगे दोस्तों। और ये कब हो रहा है, जब मेवात जैसे क्षेत्र में जो ब्रजमंडल की जो यात्रा निकलती है और नल्हड़ में जब वो यात्रा जा रही थी तो मेवात में किस तरह का हुआ था, सब कुछ झड़प हुई थी दो समुदाय के बीच में दोस्तों। उसके बाद मेवात के दो बड़े नेता जो कि कांग्रेस के स्टैंडिंग विधायक हैं वो क्रॉस वोट करते हैं पार्टी के साथ और बीजेपी के साथ जाकर वो मिल जाते हैं दोस्तों। ये कहना गलत नहीं होगा, वो मिले ही हुए हैं। तो इसे अब देखिए कि कांग्रेस के लिए तो इस विधानसभा चुनाव में भी बहुत एंटी इनकम्बेंसी सरकार की थी। हरियाणा की जनता तैयार थी उस सियासी उलटफेर के लिए, उस सत्ता को जड़ से उखाड़ने के लिए, लेकिन कमजोर नेतृत्व, निजी महत्वाकांक्षा के कारण और आपसी गुटबाजी और पार्टी के साथ दगाबाजी, कई तरह की चीजों के कारण उस जीती हुई बाजी को कांग्रेस अपने हाथों से गवा देती है दोस्तों। लेकिन बीजेपी देखिए जो बिल्कुल नीचे से उठकर बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, 47 सीटों तक दोस्तों जाती है। और उसके बाद देखिए उस पार्टी का ध्यान किधर है। मेवात जैसे क्षेत्र में भी बीजेपी लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है, जैसे पंजाब में बीजेपी कोशिश कर रही है, लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार पंजाब में जाकर रैलियां कर रहे हैं, दर्जनों दौरे करते हैं नायब सिंह सैनी। बहुत पंजाब के दौरे उनके आजकल हो रहे हैं दोस्तों, जहां पर उनका कोई विधायक ही नहीं है उस राज्य में भी उस मुकाबले को वो बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना चाहते। और इसी तरह मेवात में देखिए कांग्रेस के दो स्टैंडिंग विधायकों को बीजेपी अगर अपने साथ ले रही है दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीति पर प्रश्न लगा देता है कि जो कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है, जिसमें अन्य सियासी दलों के लिए दूर दूर तक कोई जगह नहीं मिलती। यहां से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी हुई थी दोस्तों, और उसे जब हमने कवर किया था अकेडा में, काफी सारे लोगों से हमने बात की थी जहां पर स्टे था यात्रा का, तो हमें कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आता कि मेवात के लोगों में बीजेपी का कोई जिक्र तक हो, खास तौर से जो मुस्लिम समुदाय है उसके अंदर। राव इंद्रजीत का बयान आपको याद होगा, जब अब की बार उनका लोकसभा चुनाव बेहद टफ हो चला था तो मेवात में रैली को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत साहब कहते हैं कि मेवात के लोगों, मुझे एक बार तो आप यहां से जिता दो ताकि मैं संसद में जाकर मेवात के विकास की आवाज भी उठा पाऊं, कम से कम मुझे एक बार आप यहां से जिता दीजिए। राव इंद्रजीत आगे कहते हैं कि जीत तो मैं जाऊंगा, मुझे अपनी जीत की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार मेवात से भी मुझे जिता दिया जाए दोस्तों। ये उस दिग्गज राजनेता के लफ्ज थे इस चुनाव में, जिसकी हार दूर दूर तक नहीं दिखाई देती। अब की बार राजबब्बर साहब थे, मुकाबला खिंच गया था, लेकिन फिर भी पता था राव इंद्रजीत जीत जाएंगे। वो व्यक्ति भी मेवात में जाकर ये कह रहा है कि मुझे एक बार तो जिता दीजिए दोस्तों। उस क्षेत्र में कांग्रेस अब देखिए कम से कम बीजेपी को उसने पैर रखने का मौका है वहां पर दे दिया है। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी सियासी हार आप इसे कह सकते हैं। एक हार होती है जो आप बटन दाबते हैं, उसका रिजल्ट आता है, ओपिनियन पोल आते हैं, मतगणना होती है, उसके बाद प्रत्याशी कौन हारा कौन जीता वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन एक हार होती है कि इन सब से पहले ही, वोटिंग से पहले ही आप राजनीतिक तौर पर उस पारी को है वो हार जाते हैं दोस्तों। ये कांग्रेस की 2029 से पहले सबसे बड़ी हार है कि जिन सीटों पर उसे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, राहुल गांधी की एक रैली ही काफी थी, अगर ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाके एक दो रैली उस क्षेत्र में कर दें, तो उन सीटों को जीतने के लिए कांग्रेस को ज्यादा जरूरत नहीं थी दोस्तों। अगर वहां भी आपके लिए चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस राज्यसभा चुनाव में और 2029 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस ने आखिरकार खो क्या दिया है। ये बहुत
अहम सवाल है वो खड़ा होता है दोस्तों। अब ये लगभग साफ है कि इन 5 लोगों का राजनीतिक सफर कांग्रेस के साथ 2029 में तो कम से कम नहीं रहने वाला है। हो सकता है ये लोग थोड़ी पहले इलेक्शन की तरफ जाएं, इसी तरह विधायकी इनकी बनी रहे, इसी तरह वो मुख्यमंत्री से मिलते रहें और कांग्रेस के खिलाफ लगातार बयान भी देते रहें दोस्तों। लेकिन ये कांग्रेस के लिए बड़ी चिंताजनक बात है। अब कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, टाइम ऑफ पीरियड है जो नोटिस का वो भी अब नजदीक आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि उड़ीसा की तरह आक्रामक रुख अपनाया जाए या ना अपनाया जाए। अगर आक्रामक रुख अपनाया जाता है तो उसका हरियाणा में क्या प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों। जो कांग्रेस के सियासी दिग्गज हैं शायद वो भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा भी इसका आकलन नहीं निकाल पा रहे हैं दोस्तों। और कई बार आप राजनीति सियासी सफर में कुछ इतना फंस जाते हैं राजनीति के दलदल में कि आपकी जो सियासी गाड़ी है वो निकलने का नाम वहां से नहीं लेती है। कुछ ऐसा ही कांग्रेस के दिग्गजों के साथ है, वो आज होता हुआ नजर आ रहा है। वो फैसला ले ही नहीं पा रहे हैं कि कड़ा फैसला लें या किस तरीके से करें। ये जितना लेट होता जा रहा है दोस्तों, उतना कहीं ना कहीं जो दिग्गज नेता हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है वो लग रहा है दोस्तों। दीपेंद्र हुड्डा का जो आज आने वाला राजनीतिक सफर है उस पर भी कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि जब आप श्योर हैं, जब आपने देख लिया कि इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, तो आखिर नोटिस का खेल क्यों खेला जा रहा है और नोटिस के बाद आप लोग क्या कर पा रहे हैं। हुड्डा साहब अपनी एक भी कॉन्फ्रेंस में अभी तक ये स्पष्ट संदेश, मीडिया को स्पष्ट जवाब एक भी पीसी में अभी तक नहीं दे पाए हैं। वो केवल इतना कह के पल्ला झाड़ रहे हैं कि इन लोगों को अब इस्तीफा दे देना चाहिए और इन्हें चुनाव में आ जाना चाहिए। लेकिन हमें यह लगता है कि हुड्डा साहब के जो ये लफ्ज हैं वो फॉर्मेलिटी मात्र हैं, वो सियासी शब्द हैं, उनका कोई आधार दिखाई नहीं देता है। क्योंकि हुड्डा साहब भी जानते हैं कि ये लोग इस्तीफा तो कम से कम नहीं देने वाले हैं। जो भी करना है वो पार्टी को करना है और कहीं ना कहीं इस चीजों को थामने की कोशिश है अब की जा रही है। मीडिया बार बार पूछ रही है। हमें ऐसा लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा हैं अब इन सियासी सवालों पर कुछ ना कुछ इन्हें ढकने की कोशिश करने लगे हैं। कुल दिवस के यहां आए तब भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ था। 4 लोगों का नाम भी हरियाणा की जनता जानना चाहती थी, लेकिन उसका जिक्र बिल्कुल खत्म किया जा चुका है और अब शायद ये मुद्दा धीरे धीरे गौण है वो किया जा रहा है। और शायद जब स्पष्ट हो जाएगा कांग्रेस को कि क्या करना चाहिए, तब हमें और आपको भी ये पता चल जाएगा कि 5 लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी है क्या करने वाली है। लेकिन ये इंतजार बढ़ता जा रहा है दोस्तों। वैसे एक कहावत है कि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन राजनीति में कई बार आप बहुत ज्यादा इंतजार कर लेते हैं तो उसका फल मीठा नहीं होता, बल्कि वो फल उस पेड़ पर मिलता ही नहीं है जिसे सियासत कहा जाता है दोस्तों। इस मुद्दे पर आप क्या सोच रहे हैं? जो कांग्रेस लगातार अपनी सियासी पिच उस क्षेत्र से गंवाती हुई दिखाई दे रही है जिसे मेवात कहा जाता है दोस्तों, क्या सोचते हैं आप? 90 डिग्री के कमेंट सेक्शन में अपनी राय है आप जरूर रखिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आप YouTube पे अगर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर Facebook पे आप देख रहे हैं इस खबर को तो आप फॉलो करना ना भूलें। शुक्रिया।